लंबे अरसे की गैर यकीनी की सूरत हाल के बाद अब कहा जाए कि मईशत के लिए एक अच्छी और बड़ी खबर आई है, तो ये गलत नहीं हो बड़ी खबर आई है। हाँ, बताया जा रहा है कि जी हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहिदा जो है ये बजट अहदाफ पर इत्तेफाक हो गया और मामला जो है वो तय पा गए हैं। लेकिन जो मुआहिदे की हतमी मंजूरी है वो हुकूमत ने तमाम शराइत मुकम्मल करने की भी हामी भर ली है। ये मुआहिदा यकीनन अगर हम बात करें मईशत के लिए एक ठंडी हवा का झोंका का है तो गलत नहीं होगा, लेकिन अवाम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। और जबकि तयशुदा मुआहिदे के मुताबिक बजट में 436 अरब रुपए के इजाफी टैक्स भी लगाने के हवाले से कहा गया। अच्छा, 50 रुपए जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट PDL जिसे कहते हैं लेवी है उसको बढ़ाने पर भी पर लीटर इत्तेफाक किया गया है। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर जो 11% सेल्स टैक्स है वो लगाने, बिजली और गैस मज़ीद महंगा करने, तनख्वाहदार तबके के लिए भी उन्होंने कुछ मुश्किलात पैदा करने की बात की है, जिसमें बुरी खबर अगर कहें तो वो ये है कि जो लोग 6 लाख सालाना आमदन वाले अफराद हैं 1% के बजाय 2.5% टैक्स उन्हें देना पड़ेगा, और ये वो लोग हैं जो 50,000 पर मंथ कमाते हैं। तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल हो जा रही है। बजट में टैक्स वसूलियों का हदफ 7,000 से बढ़ाकर 7,450 अरब रुपए कर दिया गया है। इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये काफ़ी एम्बिशियस है। कस्टम वसूली का हदफ 950 अरब से बढ़ाकर 1,005 अरब रुपए किया गया है। दूसरी जानब GST की मद में जो वसूलियों का हदफ है जनरल सेल्स टैक्स वो भी 3,008 अरब से बढ़ाकर 3,300 अरब करने पर इत्तेफाक किया गया है। और हाँ, GST जो पहले इतना ज़्यादा और बढ़ा दिया, उसमें और इजाफा कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ने भी दूसरी जानब ये दावा किया है कि जो चीनी बैंक से आपको $2.3 बिलियन मिलने थे उसका मुआहिदा हो गया है और आइंदा 2 दिन में ये रकम पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएगी। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना दूसरी जानिब शौकत तरीन है, उन्होंने IMF की जो नई शराइत है इस पर शदीद तनकीद करते हुए पेश गोई की कि पेट्रोल महंगा होने से महंगाई 40% तक बढ़ जाएगी और हुकूमत 2 माह में तीसरा बजट देगी, उनका ये कहना था। GST शौकत तरीन साहब की भी स्टेटमेंट और उसके साथ साथ ही जो सूरत हाल बिल्ट हो रही है इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक तो हमारी एलीट है, नीश क्लास है, एक है जो बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास तबका या गरीब तबका है, लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है वो बहुत सारे लोग तो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले जाएंगे, ऐसा लगता है। हमारे साथ डॉक्टर अयूब मेहर साहब मौजूद हैं, उनसे हम इसी हवाले से बात बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इस IMF मायदे के हवाले से हम बात करें, शराइत पर इत्तेफाक हो गया है, इसके लिए ओवरऑल आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने जो जिन शराइत पर इत्तेफाक किया है उससे मुल्की मईशत पे क्या असरात आएंगे? क्या जितने अरसे से हम IMF से मुज़ाकरात कर रहे थे, कोशिशें कर रहे थे, क्या ये अब वो सारी कोशिशें और मुज़ाकरात फ्रूटफुल हो गए? देखिए, कोई नई शराइत नहीं है, शराइत तो पहले से तय शुदा थी, लेकिन इसमें यह था कि इसमें जो टैक्स के रेट्स थे जो डिसाइडेड थे वो किस मरले पर कितने बढ़ाए जाएंगे उस पर एक नेगोशिएशन चल रही थी कि अभी बढ़ाएं या बाद में बढ़ाएं। तो उसमें अभी पेट्रोलियम लीवी का सबसे बड़ा मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी चेंज है, जिसमें 5 रुपए महीने अगर बढ़ाया जाए 5 मंथ पर रुपीज के हिसाब से तो 50 रुपीज पर लीटर तक उसको ले जाना है लीवीज को। वो 50 रुपए की प्राइस जब ऐड हो जाएगी, 50 रुपए मजीद पेट्रोलियम प्राइस में ऐड हो जाएंगे तो यकीनी तौर पे सोचा जा सकता है कि फिर इन्फ्लेशन की क्या सूरत हाल हो जाएगी। वो एक बड़ा स्टेप है, लेकिन उसके बावजूद हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि IMF खुद भी ये कह चुका है कि ये कोई लगभग $1 बिलियन के करीब है, 900 समथिंग रुपीज है, 900 मिलियन रुपीज के करीब। तो इसमें अगर वो दे भी दें तो IMF ने खुद एक बात इंडिकेट की थी 2 दिन पहले कि पाकिस्तान को दूसरे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के सोर्सेज पर भी तवज्जो देना होगी, क्योंकि $1 बिलियन अगर IMF के आ भी जाते हैं तो जो 6 वीक्स की जो बेसिक कंडीशन होती है कि 6 हफ्ते के फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास मौजूद होना चाहिए इंपोर्ट्स के इक्वल, वो मेंटेन फिर भी नहीं होंगे और डिफॉल्ट का खतरा रहेगा। अच्छा, इसके लिए IMF काफी नहीं था और मौजूदा हुकूमत ने कोशिश करके अब ये बात कल कंफर्म की गई है कि $2.3 बिलियन जो है वो चाइनीज बैंक्स की कंसोर्शियम है, वहां से पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो जाएगा 2.3 बिलियन का। लेकिन इन दोनों चीजों में जो बात मैं समझता हूँ ज्यादा एडवर्स है, जिसकी तरफ मीडिया ने अभी इंडिकेशन नहीं दी, वो ये कि IMF को हम जब डिस्कस करते हैं तो हम कंडीशनलिटीज की बात कर रहे होते हैं कि कारपोरेट टैक्स रेट कैसे इंक्रीज किया गया है, जो बिल्कुल लोएस्ट स्लैब था सैलरी का
उनको ज़ाहिर है उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। पेट्रोलियम प्राइसेस का है कि उसको जो हम एडजस्ट कर लेते जीएसटी से, वो जीएसटी 11% अभी करना होगा। वो कंडीशनलिटीज तो हम डिस्कस कर लेते हैं आईएमएफ की। जो 2.3 बिलियन चाइनीज कंसोर्शियम से आ रहे हैं, उसमें कंडीशंस को हम नहीं डिस्कस करते कि उसके साथ क्या कंडीशन है। उसकी रीजन इज कि उसमें कंडीशन से ज्यादा जो एडवर्स चीज होती है वो होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वापस करना। वो इंटरेस्ट पे बहुत वो मार्केट रेट से कुछ ज्यादा ही होता है, मैं कहूँगा वो सकूक से भी हमें ज्यादा पड़ता है। अच्छा। तो उस पे वो हम डिस्कस नहीं करते कि उससे हमें कॉस्ट में जो इफेक्ट आएगा, फिर वो जो कॉस्ट, अगर कॉस्ट इंटरेस्ट की गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती है तो गवर्नमेंट तो आवाम से ही लेती है ना। इसका मतलब है आईएमएफ तो कंडीशन बताता है वहाँ। तो ये सुकूक वगैरह तो हम पहले भी बहुत बेच चुके हैं। आईएमएफ से भी हम कोई, आई वाज जस्ट रीडिंग, अब आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर, को 183 बिलियन यूएस, आई थिंक 84 बिलियन यूएस डॉलर हमारा डेट है। फिर उसके साथ साथ ये बाकी जितने भी हमारे लेंडर्स हैं, फिर कमर्शियल बैंक से जो हुकूमत ने पैसे लिए हुए हैं उसकी एक बहुत बड़ी मिकदार है। फिर दूसरी जानिब हमारे अपने जो इन हाउस जो सर्कुलर डेट्स मुख्तलिफ हमारे सर के ऊपर मंडला रहे हैं, हज़ारों अरबों में तो वो हैं मुख्तलिफ। तो एक तो मेरे सवाल के दो हिस्से हैं डॉक्टर साहब। एक तो ये मौजूदा हुकूमत के अब जो फैसले हैं, अब तक जो हुए हैं, क्या ये दुरुस्त फैसले हैं? आई मीन सम दुरुस्त हैं इन फैसलों की, दो कि अभी बहुत उस तरह आज़ादाना फैसले हुकूमत नहीं कर पाई थी आईएमएफ की वजह से, लेकिन अब तक जो हुआ है उस पर आप बीइंग एन इकोनॉमिस्ट समझते हैं कि ये ठीक फैसले हैं? और दूसरा ये कि क्या इस हुकूमत के पास इनकमिंग फिस्कल ईयर कोई विंडोज़ मौजूद हैं जिसमें इतना बड़ा टैक्स का अदब सेट करके, जीएसटी इतने ज़्यादा बढ़ा के, कमोडिटीज़ इतनी महंगी करके, इन्फ्लेशन इतना बढ़ा के, उसके बावजूद हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी जारी रखें? क्या ये मुमकिन होगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक डिफिकल्ट स्टेप है। इसमें प्रॉब्लम जो है वो ये कि ये जो आईएमएफ वाली कंडीशंस है, ये मैं समझता हूँ कि इसमें ऑप्शन था ही नहीं। इसलिए कि इस वक्त डिफॉल्ट का जो खतरा था, डिफॉल्ट से बचाने के लिए कि अगर खुदा ना खास्ता डिफॉल्ट की सूरत हाल हो जाती तो वो एक बहुत खतरनाक सूरत हाल बन जाती। उससे अवॉइड करने के लिए अभी ये तो किया गया है कि एक आईएमएफ से $1 बिलियन किसी तरह से आ जाए तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो इस हद तक बिल्ड हो जाए कि हमारी एलसीज खुलती रहें, एलसीज खुलने में प्रॉब्लम ना हो, और जो इंतहाई ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, नेसेसिटीज हैं, ऑयल है, इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है, उसमें कहीं ब्लॉकेज ना आ जाए उसके इंपोर्ट होने में। तो वो ये जो डिसीजन लिया गया है, ये इसमें तो मैं समझता हूँ कि ऑप्शन नहीं था। लेकिन हम 30 साल से ये देख रहे हैं कि ये बात बार बार रिपीट की जाती है कि प्रॉपर इस तरह की स्ट्रैटेजीज डेवलप की जाएंगी, पॉलिसीज बनाई जाएंगी कि आईएमएफ के पास ना जाना पड़े, ये सूरत हाल ना हो। गुज़िश्ता हुकूमत में भी ये था कि पिछले एक मरतबा तो चले जाएंगे, बाद में नहीं जाएंगे, लेकिन बाद में भी जाते रहे। अब इस दफा तो आखिरी इंस्टॉलमेंट मिलनी थी ना, $1 बिलियन का जो पुराना एग्रीमेंट है उसकी मिलनी है। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम ये जाते हैं आईएमएफ के पास तो ये मैं समझूंगा नेक्स्ट टाइम जाना ये मौजूदा गवर्नमेंट का चॉइस होगा। अभी हम कह सकते हैं कि जॉइस नहीं है, मजबूरी थी। लेकिन अगर अगेन फिर यही सूरत हाल होती है, तीन महीने के बाद फिर जाना है, तो फिर वो चॉइस। लेकिन वो चॉइस तो तब बनेगी ना डॉक्टर साहब जब हमारा मुल्क इतनी वेल्थ जनरेट करेगा। हमारे अब एक तो हमें रेमिटेंसेस का सहारा है, अल्लाह खुश रखे हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें। कल हमने हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा एक सर्च देखा जो हमारी रेमिटेंसेस आती हैं इन अ डे पिछले 4 सालों के अंदर। जो रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में स्टेट बैंक ने रिपोर्ट जारी की, वो तकरीबन 4 लाख से ज़ायद अकाउंट्स उसमें खुले और अच्छे पैसे उसमें आ रहे हैं, एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान को। लेकिन उसके अलावा हम अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ही नहीं करेंगे, जैसे कि हमने इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ा दिया है जो शरह सूद है स्टेट बैंक की तरफ से, दूसरी जानिब हम कुछ ऐसा फिल वक्त नहीं स्टेट कर रही जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, वो फंड हमने कट कर दिया। अब तो फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी तो वेल्थ कहाँ से जनरेट करेंगे हम? ये भी तो हुकूमत को देखना है। क्या आपको नजर आ रहा है कहीं से कि हुकूमत वेल्थ जनरेट कर सकती है अपने तई और फिर ऑप्शन हो जाए, आई मीन चॉइस हो जाए आईएमएफ के पास जाना? सिर्फ 2 ही सस्टेनेबल सोर्सेज हैं जो सस्टेनेबल हैं। एक ये है कि किसी तरह से आप एक्सपोर्ट को कॉम्पिटिटिवनेस से उसकी बढ़ा दें और आपकी एक्सपोर्ट हो सके। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी वहां से आएंगे, रेवेन्यूज कलेक्शन की भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएंगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो जाएंगी। दूसरा था कि एफडीआई की सूरत हाल बहुत खराब है, एफडीआई पर फोकस नहीं किया जा रहा और ये
ये दोनों एवेन्यूज ऐसे हैं जिस पर 30 साल से मैं देख रहा हूँ काम नहीं हो रहा। ट्रेड पॉलिसी आती है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आती है, उसमें सिर्फ एक पेपर वर्क होता है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। सस्टेनेबल सोर्सेज यही दो हैं कि आपके पास FDI आए और आपकी एक्सपोर्ट के जरिए जो रेमिटेंसेस पर हम डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, एक बहुत बड़ी सपोर्ट है, लेकिन वो सस्टेनेबल सोर्स नहीं है। सस्टेनेबल ये है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानिब ऑब्वियसली हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ये है टैक्स कलेक्शन। मतलब हमारे पास रजिस्टर जितने लोग हैं उसमें से भी 1% लोग टैक्स अदा करते हैं, और वो टैक्स कलेक्शन की वजह से पूरी जो कह लें हम हर तबका टैक्स देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज करना और कलेक्ट करना ये भी इटसेल्फ बहुत बड़ा टास्क है। तो ये टैक्स कलेक्शन को इम्प्रूव करना भी सारी सिचुएशन में कितना ज़रूरी है? ये बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो या कुछ भी हो, हमें प्रोविंसेस को ऑन बोर्ड लेना होगा, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो टैक्स का सिस्टम है, टैक्स कलेक्शन का, उसमें बहुत बड़ा एक पोर्शन ऐसा है जो कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। प्रोविंशियल जो है अनफॉर्चुनेटली प्रोविंसेस से कलेक्शन जो है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही। उनका जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपर टैक्स कलेक्शन उस सिवाय सर्विसेज पर जो GST है वो, क्योंकि सिंध को एडवांटेज है, सिंध में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के हेडक्वार्टर्स हैं, तो वो एक कलेक्शन बढ़ी है। अदरवाइज दूसरी चीजों पर, एग्रीकल्चर पे कोई कलेक्शन नहीं बढ़ी। दूसरा ये कि नंबर ऑफ टैक्स पेयर जरूर बढ़े हैं, फाइलर्स बढ़े हैं, टैक्स पेयर नहीं बढ़े, सॉरी, फाइलर्स बढ़े हैं, नंबर ऑफ फाइलर्स बढ़े हैं। और फाइलर बढ़ने की वजह सबको पता है कि फाइलर अगर आप बन जाते हैं, सिर्फ फाइलर बन जाते हैं, तो बहुत सारी चीजों में इंसेंटिव मिल जाते हैं, आपके टैक्स रेट कम हो जाते हैं, बहुत सारे इंसेंटिव, जो वो एक्टिविटीज जो आप नॉन फाइलर बन के नहीं कर सकते, या वो बेनिफिट जो आप नॉन फाइलर के तौर पे। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपके एनालिसिस